आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट ईवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल एवं जल के स्रोत और इसके भंडारण। आज की क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 सवाल आपको आ जाएंगे। 2 सवाल पक्का आएगा और 30 में 30 आप चाहते हैं कि ईवीएस में आपका आए और आप चाहते हैं जेटेट में पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा कहा हुआ बात मान लेते हैं तो जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस आपका आएगा। प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक को। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अन्य लोगों से आप आगे रहेंगे और आप एग्जाम में सफलता के कदम पर 2 कदम आगे रहेंगे। समझते हैं चीजों को। आज के टॉपिक को बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है जल। बोला जाता है प्यारे साथियों कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। जहां जल नहीं है वहां पेड़ पौधे नहीं, जहां पेड़ पौधे नहीं है वहां कोई जीव जंतु नहीं। समझेंगे क्या है टॉपिक? जल, वाटर किसको बोलते हैं? जल जो है प्यारे साथियों, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जल, तो जल से आता है, जल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है कि पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, जड़ से। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। आप जान लेंगे हाइड्रोजन H2O। अब यहाँ पे जो है इस जल की अवस्था को जानते हैं। जल की अवस्था क्या होता है? तो जल ठोस में भी रहता है, द्रव में भी और गैस में। तो जल ठोस में कैसे रहता है? बर्फ के रूप में रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से उससे कम में। द्रव सामान्य तापमान पे रहता है, द्रव जो पानी के रूप में आप जल के रूप में लेते हैं, पीते हैं। और गैस 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे बर्फ आपका भाप बन के वाष्पीकरण हो जाता है, गैस अवस्था में मिल जाता है। आइए देखते हैं जल के बारे में और चीजें। जल का घनत्व जो होता है बहुत बार आता है सवाल। साथियों याद रखिएगा, जो मैं बता रहे हैं उसको केवल आप सुन लीजिएगा, केवल 15 से 20 मिनट टाइम दे दीजिए, केवल सुन लीजिए, आप याद रखिएगा, टॉप करेंगे। याद रखिएगा, साम्राज्य जो है विरासत में नहीं मिलता है, तो जवानी की मेहनत जो है उसको दांव पर लगाना पड़ता है। यदि अपने आप में आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर आग लगाइए, आग नहीं लगाते हैं तो आने वाले दिन में रोइएगा, और रोने के अलावा कुछ नहीं होगा, सोचते रह जाइएगा। मेरा बात मानिए, मेरा कहा हुआ बात मानिए, जो कहते उसको कर लेते हैं तो आप एग्जाम में टॉप करेंगे, ऐसा बहुत आगे जाएंगे। समझेंगे? जल का अधिकतम घनत्व जो होता है डायरेक्ट कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा जल का घनत्व होता है, डायरेक्ट लड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है, विश्व जल दिवस सामान्य देख रहे हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च, याद रखेंगे। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? मंदक के रूप में। रेडियो रिएक्टर में कहाँ इस्तेमाल होता है? तो मंदक के रूप में, याद रखिएगा भारी जल। अगर देखते हैं साथियों, जल की उपलब्धता के बारे में देखते हैं। जल की उपलब्धता की बात करें तो अब इसका स्रोत, जल का उपलब्ध कितना है और स्रोत कहाँ से मिलता है? तो पृथ्वी का लगभग 70% जल है। आप जानते हैं, जो आकाश से जब देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखता है। क्यों नीला दिखता है? क्योंकि यहाँ पे पता है कि 71% जल तो जरूर है, तो आपका महासागर का जल है, जो आप उसको पीने योग्य नहीं है, न सिंचाई करने योग्य है। तो 71% पर जल है जो पृथ्वी, जिससे जो आकाश से पृथ्वी नीला दिखता है। पीने योग्य पानी मात्र 1% है। कितना पानी है? 1%। अब स्रोत क्या है जल का? तो आप जानते हैं कि नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़िया है, इत्यादि सभी है। बहुत इंपोर्टेंट क्लासेस को केवल सुन लीजिएगा तो आप आगे रहेंगे, समझेंगे। जल के गुण क्या है, केवल सुन लिया तो सार्वभौमिक विलायक है। यह लगभग सभी चीजों को अपने में घुल लेता है। सार्वभौमिक विलायक क्या है? तो जल है। फिर देखेंगे यहाँ पे जल जो होता है रंगहीन होता है। जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। शुद्ध जल का कोई रंग नहीं या गंध या स्वाद नहीं, याद रखेंगे। और शुद्ध जल कौन होता है? वर्षा का जल होता है। जल चक्र क्या होता है समझेंगे। जब जो जल होता है पानी वर्षा के रूप में गिरता है, फिर टेम्परेचर से गर्मी के दिन में क्या होता है? भाप बन के वाष्पीकरण होके क्या बन जाता है? गैस। और वहां संघनन के रूप में फिर क्या होता है? वर्षा के रूप में गिर जाता है। अम्लीय वर्षा क्या होता है? SO2 NO2 का मिश्रण होता है। अम्लीय वर्षा प्यारे साथियों जो इमारतों का कुष्ठ रोग कहते हैं, जो ताजमहल का रंग जो बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? इसलिए बदल रहा है क्योंकि अम्लीय वर्षा हो रहा है। और SO2 और NO2 का मिश्रण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का। याद रखेंगे इसको।
जल चक्र को यहाँ से बढ़िया से देखते हैं। वाष्पीकरण क्या है? जल चक्र 3 चरण से गुजरता है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? सूर्य की गर्मी या ताप से जल का वाष्प बनना, गैस बनना, ठीक है। फिर संघनन क्या है? वाष्प का जो है गैस जो बादल बन जाती है, वो गैस वाष्प का ठंडा होकर बादल बनना, और फिर क्या होता है? वर्षा हो जाती है। वर्षण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वर्षा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या है? वर्षा हिमपात के रूप में पानी का धरती पर आना। वर्षा के किस रूप में? हिमपात के रूप में पानी का धरती पर आना। अब समझिए बादल कैसे बनते हैं, थोड़ा कभी से भी पूछ सकता है। तो वायु में जल का वाष्पन की क्रिया द्वारा प्रवेश करता है। वायु में कैसे प्रवेश करता है? जल को वाष्पन क्रिया द्वारा। जैसे जैसे वायु ऊपर उठेगी और ठंडी होती जाएगी, जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगा ठंडी होती जाएगी। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वायु इतनी ठंडी होने लगती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प इतना ठंडा होने लगता है कि जलवाष्प संग्रहित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदलने लगता है। यह बूंद जब वायु में तैरती है इसे बादल कहते हैं। रखेंगे, इसको सुन लेंगे तो आपका सब सवाल बन जाएगा। जल चक्र की जो है आपका जल चक्र में आपको बता दिए हैं कि वाष्पीकरण, संघनन, ये सभी चीजें क्रियात्मक होते हैं। जल का प्रकार देखते हैं। जल का प्रकार क्या होता है समझेंगे। जल के प्रकार जैसे कठोर जल होता है, हार्ड जल होता है, एक होता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर होता है। और कठोर जल कितने हो? एक अस्थायी कठोरता, ठीक है, एक होता है अस्थायी कठोरता। यहाँ पे जो आता है मृदु जल, जल का शुद्ध रूप है वर्षा जल। सबसे पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध जल का रूप क्या है? तो वर्षा जल। ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट जो है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मृदु जल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट वाटर क्या है? जल का शुद्ध रूप है वर्षा जल, सबसे शुद्ध होता है, याद रखेंगे। कठोर जल क्या होता है? वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं, जो जल के साथ आसानी से झाग नहीं देगा वो कठोर जल है। कठोर क्यों होता है? इसमें क्या होता है कठोर जल में? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या क्लोराइड एवं सल्फेट होते हैं। क्यों कठोर जल होता है? उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट जुड़े रहते हैं, इस वजह से आपका कठोर जल हो जाता है। कुछ देख कठोर जल क्यों होता है? अब जवाब देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट घुले रहते हैं, इसलिए कठोर हो जाता है। अस्थायी कठोरता के प्रकार और निवारण क्या है? मतलब जो है कठोरता के प्रकार दो हैं, बता दिया, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? यह जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। पूछा जाएगा कि अस्थायी कठोरता क्यों होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से क्या होता है? दूर करने के उपाय क्या है? इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करना तो क्या करेंगे? जल में सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे, सोडा भी बोलते हैं, वाशिंग सोडा मिलाकर दूर कर देंगे। अब यहाँ पे सवाल है अस्थायी कठोरता। डायब्रोडी हार्डनेस क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता क्यों होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में छप जाएगा। दूर करने का उपाय क्या है? जल उबालना। अब पूछा जाए कि दोनों को दूर करना है, अस्थायी और अस्थायी दोनों को दूर करना है, तो क्या करेंगे? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से दोनों को दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों को दूर कैसे करेंगे? तो सोडियम कार्बोनेट से, याद रखिएगा। जल के भौतिक रूप देखने वाले हैं। जल का भौतिक रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो गलनांक, क्वथनांक ये सब देखेंगे। गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक बिंदु होता है जल का। क्वथनांक माने क्वथनांक क्या होता है? कब जल के गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? द्रव जब वाष्प में बदलने लगता है। क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। उष्णम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, पहले बताया कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में। गलनांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम क्या होता है? गलनांक की गुप्त ऊष्मा। अब पूछे कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 1.332, यानी आप 1.33 भी याद रखेंगे, जल का क्वथनांक काम चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गलनांक बिंदु 0 डिग्री, ये सभी याद कर लेंगे, सुन लेंगे आप। जल से होने वाले रोग की बात करें तो ध्यान दीजिए, जल से होने वाले रोग की बात करते हैं।
मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से, जहाँ गंदगी फैल जाता है, जहाँ गंदगी वहाँ मच्छर होगा, और मादा एनोफिलीज मच्छर आपको काट दिया तो तुरंत मलेरिया। डेंगू मच्छर, डेंगू किससे बुखार होता है? तो एडिस मच्छर काटने से, एडिस मच्छर काट देगा तो डेंगू। अब याद रखिएगा, जहाँ जल जमाव होता है, जहाँ जल जमाव होता है वहीं पे डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है। हैजा टाइफाइड दूषित जल पीने से होता है। पूछा जाए कि दूषित जल पीने से कौन कौन रोग होता है, तो हैजा होता है, टाइफाइड होता है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया की दवा सिंकोना की पेड़ से, सिंकोना की साल से उन्हें बनाया जाता है। मलेरिया की दवा किससे बनाते हैं? तो सिंकोना पेड़ के छाल से बनाते हैं, याद रखिएगा। उन्हें किससे प्राप्त होता है? तो आप सिंकोना पेड़ के छाल से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन का प्रकार और वितरण, आपको पता है कि संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, 29% पर स्थल है। इसलिए ऊपर से जब आदमी देखता है पृथ्वी को तो लगता है कि कैसा है, नीला है पृथ्वी। नीला क्यों दिखता है? क्योंकि ज्यादा एरिया पे जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 40%, याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे आप इसको ध्यान से। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या है? आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसको ऊपरी वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी वाले को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कितना 40% जल है और नीचे वाला में 80%। तो देखिए ये ऊपर वाला में ज्यादा स्थल है और नीचे ज्यादा जल है, समझ रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और दक्षिणी गोलार्ध में 80-81% जल है, याद रखिए 81। याद रखिएगा यहाँ जल संसाधन के प्रकार, तो यहाँ संसाधन के प्रकार में पहला है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सतही जल। सतही जल सतह पर जो मिलेगा इसको बोलते हैं सरफेस वाटर। जो नदी के रूप में रहता है सतही जल, या झील के रूप में मिल जाएगा, तालाब के रूप में या पोखर के रूप में, ये सभी क्या सतही जल। भूजल, ग्राउंड वाटर क्या होता है? कुआं और नलकूप। कुआं क्या होता है? जब हम लोग खोद के मिट्टी से पानी निकालते हैं। और या नलकूप क्या होता है? खोद ही के ना बोर होता है तो आता है नीचे से निकाल रहे हैं, तो क्या है आपका भूजल, आपका ग्राउंड वाटर। वायुमंडलीय जल के प्रकार क्या है? वायुमंडल में जो तैरते रहता है, तो बादल के रूप में और जलवाष्प के रूप में क्या है? वायुमंडलीय जल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि यही से छपेगा सवाल। और जो चुक गए तो चुक जाइएगा, और जीवन से चुक जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार झारखंड में चुक गए तो जीवन से चुक जाता है, याद रखेंगे चीज को। जल का उपयोग एवं अवस्थाएं क्या है? देखिए जल ठोस रूप में कैसे रहता है? ठोस रूप में बर्फ या हिम, कि जल की ठोस अवस्था क्या है चेला? तो आप बताइए कि गुरुजी बताए थे बर्फ और हिम है। और जल का द्रव रूप में आता है, तरल के रूप में ना। और गैस के रूप में जल का रूप क्या है? जलवाष्प या बादल के रूप में जल का गैसीय रूप क्या है? तो आप जवाब देंगे 1 मिनट तुरंत ही, जलवाष्प और बादल। गुरुजी ठीक है, ऐसे सवाल आपके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जल का उपयोग, तो घरेलू उपयोग में क्या करते हैं? पीने के लिए, सफाई करने के लिए, खाना पकाने में करते हैं। और कृषि में सिंचाई के लिए। औद्योगिक में क्या करते हैं? कारखाना में शीतलक, जानते हैं शीतलक और उत्पादन के रूप में। और जल विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत हाइड्रो से इलेक्ट्रिक क्या होता है? जल से विद्युत उत्पादन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। मछली पालन में भी करते हैं और जल परिवहन में भी करते हैं। धुबरी से सदिया का नाम सुने हैं? कमेंट कीजिएगा, धुबरी से सदिया किसको किसको जोड़ता है, कौन सा नेशनल वाटर है? जल प्रदूषण की बात करते हैं, क्या है जल प्रदूषण? जल प्रदूषण का कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, और सरल प्रश्न इसमें जानेंगे। देखिए कारण क्या है? औद्योगिक कचरा। केवल आप सुन लेते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। औद्योगिक कचरा है प्रदूषण का कारण। घरेलू सीवेज है, घरेलू जो हमारा निकालते हैं। कृषि उर्वरक है नाइट्रोजन, कृषि उर्वरक में क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस जल को प्रदूषित करता है। प्रभाव क्या पड़ता है जल प्रदूषण का? जल में घुली ऑक्सीजन की कमी होना। जल प्रदूषण होने से क्या होता है कि जल में ऑक्सीजन की कमी घट जाता है। कभी कभी तालाब में देखो कि वहां पे मछलियां मर जाती है, क्योंकि जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा घट गया है, इसलिए जल मर जाती है। जलीय जीवन को खतरा है, जलीय जीवन को खतरा, ऑक्सीजन घट जाएगा तो प्रदूषण हो गया तो बीमारी फैल जाएगा जल प्रदूषण से, हैजा और टाइफाइड का। याद रखेंगे हैजा और टाइफाइड फैल जाएगा आपको। सवाल प्रस्फुटन क्या होता है? एल्गी ब्लूम क्या होता है? सवाल प्रस्फुटन एल्गी ब्लूम क्या होता है? पोषक तत्वों की अधिकता के कारण पानी में शैवाल का जमना जो जलीय जीवन को नष्ट कर देता है। क्या है, सुन लीजिए, पोषक तत्वों का अधिकता, पोषक तत्व अधिकता के कारण क्या होता है? पानी में शैवाल जम जाता है जो जलीय जीवन को नष्ट कर देता है।
इस लाइन को याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। देखिए क्या आएगा सवाल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल में घुले तो होने वाले बीमारी या रोग। तो आर्सेनिक जल में घुला हुआ, आर्सेनिक और क्रोमियम फैला हुआ है जल में, तो कैंसर का रोग फैला सकता है। यदि जल में शीशा फैला हुआ है तो उसको विषाक्त जहरीला बना देगा। यदि जल में शीशा फैला हुआ तो क्या होगा, आपको उसको विषाक्त जहरीला बना देगा। यदि जल में सेलेनियम फैला हुआ है तो आपके दांत सूखने लगेंगे। यदि जल में कैल्शियम की मात्रा है, जल में कैडमियम है, तो आपको किडनी की धमनियों को घातक होगा। धमनी शिरा दुर्ग होता है, धमनी से शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कैसे याद रखेंगे, हाथी कैसे चलता है, धम धम करके चलता है, और हाथी शुद्ध शाकाहारी होता है, तो धमनी से क्या प्रभावित होता है, शुद्ध रक्त होता है। याद रखेंगे, शुद्ध रक्त किससे, धमनी से। यहाँ पे धमनियों के लिए खतरा कब होता है, यदि जल में कैडमियम है। याद रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कर साथियों, घर बैठे आप चाहते हैं कि घर बैठे जेटेट पास ही नहीं करना, 120 प्लस नंबर लाना, तो प्यारे साथियों हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा कहा हुआ बात 50% भी मान लेंगे तो जेटेट पास ही नहीं, जेटेट टॉप करेंगे। कैसे टॉप करेंगे, मेरा कहा हुआ हमसे पढ़े को 15 दिन में सीटेट पास करते हैं। प्यारे साथियों मैंने खुद सीटेट पास किया है, तो आपको पता है पास ही नहीं किया है, हमसे 4-5 साल से लगातार अध्ययन कर रहे हैं लोग, और पास करके बिहार शिक्षक भर्ती में भी बहाल हो गए हैं। सीटेट हमसे पढ़े शिक्षक भर्ती में भी उनका अनुभव है मेरे साथ साथियों। और इसलिए हम उसको गुजारते हैं सिलेबस, नोट्स, रिवीजन पेपर, प्रैक्टिस सेट, 4 चरण से गुजारते हैं। और इस नोट्स आप चाहते हैं तो 1 to 5 के लिए आपको 250 रुपया, 6 के लिए 250, यदि दोनों पेपर चाहते हैं तो 400, और चाहते हैं तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आप ले सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएगा, संस्कृत का भी, सीटीपी ईवीएस में सब मिलेंगे, और साथ नागपुर और कोटा भी। यदि आप चाहते हैं, नोट्स मिलेगा ही नहीं आपको, नोट्स के साथ और क्या मिलेंगे, नोट्स के साथ मिलेगा डेली होमवर्क, थ्योरी और टेस्ट दोनों। थ्योरी टेस्ट हम आपको साथ में एग्जाम तक के करेंगे, नोट्स देके छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप आलसी हैं, तो आलसी नहीं, हम आपको एक्टिव करेंगे। नोट्स देके छोड़ देंगे तो आप उसको छोड़ दीजिए खरीदने से, और आप किसी नोट्स ले लेने से यदि पास हो जाते तो प्यारे साथियों आईएएस का किताब 10,000 में मिलता है, 10,000 में किताब मिलता है, तो आईएएस सबके घर में आईएएस होते हैं। लेकिन नहीं, उस ज्ञान को कितना आप यहाँ पे लाते हैं, तो उस ज्ञान को घुसा देगा हम आपको नोट्स देके, डेली टेस्ट लेंगे, थ्योरी देंगे, वीडियो देंगे, इसके साथ इस नोट्स को केवल मिलेगा नहीं, इसके साथ तैयारी करवाएंगे, और एग्जाम तक लगातार चलेगा। यदि आप चाहते हैं इस नंबर पे फोन पे गूगल कर लीजिएगा, और तो आप नोट्स मिल जाएगा, और बैठ कर देंगे, और उसी दिन से आप डेली टेस्ट कीजिएगा। ऐसा क्यों, आप जरूर जुड़े ना, हम चाहे तो जुड़ सकते हैं, और आगे की क्लास हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि जल संरक्षण का उपाय क्या है। देखिए पता है प्यारे साथियों, जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल का बता रहे हैं आपको, जल की बहुत अभाव आपका है, तो जल का क्या होना चाहिए आपका, जल का संरक्षण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है प्यारे साथियों, जहाँ जल नहीं वहां कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या है जल संरक्षण के उपाय, जल का कैसे बचाव करेंगे, ध्यान रखिएगा। वर्षा जल का संचयन करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो जल वर्षा जल के रूप में आता है उसको हम क्या संरक्षण करेंगे, वर्षा जल को इकट्ठा करेंगे, बांध बना देंगे, डोबान बनवा देंगे, ठीक है ना। उसको जल का लोग क्या करेंगे, वर्षा जल को एकत्र करेंगे, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर में वृद्धि होगा, नीचे का भूजल स्तर बढ़ेगा। टपक सिंचाई करेंगे, डीप इरिगेशन, कैसा सिंचाई करेंगे, टपक इरिगेशन। क्या होता है, कृषि पानी में बर्बादी को कम करता है, इससे क्या होता है, जड़ तक डायरेक्ट पानी पहुंचेगा। तो कौन सा सिंचाई करेंगे, टपक सिंचाई, डीप इरिगेशन से क्या होता है, जल संरक्षण होता है। जल भराव से बचाव करेंगे, खेत में अनावश्यक पानी जमा होना हो देना, जल में कितना जितना जरूरी है जल का, खेत में उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं जमा करेंगे। जागरूकता फैलाएंगे, जल कम उपयोग पुनः उपयोग करना, जल का बोलेंगे उसको जागरूक करें कि जल ही जीवन है, जल को उपयोग करने के लिए कम करेंगे, और पुनः जल का उपयोग करेंगे, ताकि जल का संरक्षण होता है। साथियों बहुत इंपोर्टेंट है, वर्षा जल, टपक सिंचाई, जल भराव को नहीं रहने देना, जागरूकता फैलाएंगे। विशेष रूप से भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग, याद रखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट छप रहा है, देखो भारत में सबसे अधिक किसमें प्रयोग होता है जल का, याद रखेंगे सिंचाई में जल का मैक्सिमम प्रयोग होता है, सिंचाई में ही जल का सबसे ज्यादा खपत होता है, ध्यान रखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना पर बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, एक उद्देश्य
एक काम करेंगे लेकिन उससे बहुत सारे उद्देश्य हमारी पूर्ति होती है। जिससे बहुउद्देशीय में जैसे जल रहेगा, मछली पालन करेंगे, जल से विद्युत उत्पादन करेंगे, जल से सिंचाई के काम करेंगे, जल से उद्योगों में जल की आपूर्ति करेंगे। एक निशाना एक, काम एक, निशाने कई होंगे। जैसे आप जेटेट पास करेंगे तो प्यारे साथियों शिक्षक तो बनेंगे, आपके उसके साथ बहुत सारे चीज जुड़े हुए हैं, पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा, आपका जो है आने वाले समय में जीवन खुशी खुशहाल बीतेगा। तो जेटेट पास कीजिए, शिक्षक बहाल इसी वर्ष। तो बहुउद्देशीय परियोजना आप जान रहे हैं, इसको आधुनिक भारत का मंदिर कौन बोले? तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या आधुनिक भारत का मंदिर है। उन्होंने कहा सिंचाई से बाढ़ नियंत्रण होती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, पेयजल आपूर्ति और उद्योग आपूर्ति। एक काम निशाना कहीं है कि नहीं, सिंचाई भी होगा, बाढ़ नियंत्रण भी होगा। जैसे आप जानते हैं दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी को बंगाल का सूख कहते थे, क्योंकि जब दामोदर नदी पर बांध नहीं बना था तो बर्धमान और बंगाल का 2 जिला को उड़ा देता था, बर्बाद कर देता था। तो दामोदर घाटी परियोजना को थोड़ा देख लीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो कि आपको 1948 में बना था। कब बना था? जुलाई 1948 में दामोदर घाटी परियोजना का शुभारंभ हुआ, जो भारत की पहली परियोजना है। यह झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है। इसमें बात करें तो बराकर नदी, दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये दोनों पर बांध है। बराकर नदी पर बांध याद रखिएगा, बराकर नदी पर बांध है, आपको एमपीटी से याद रखिएगा। बी से बराकर, अब एम से मैथान और टी से तिलैया। तो बराकर नदी पर 2 बांध, मैथान बांध और तिलैया बांध, ध्यान रखिए। भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर परियोजना, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर है, याद रखिएगा, महानदी पर है जो सबसे लंबा बांध है। अब याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पे, मृदु जल यह शुद्धतम रूप होता है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण घुलनशील नहीं होते हैं।